आज मेरा धमतरी प्रवास भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र बनाने के लिए 32 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है। उसके संयोजक हमारे दुर्ग के सांसद विजय बघेल जी हैं। सह संयोजक के रूप में मैं, रामविचार नेताम जी और शिवरतन शर्मा जी। तो हमने तय किया है कि प्रत्येक विधानसभा में हम जाएंगे, समाज के हर वर्ग हर क्षेत्र के व्यक्तियों से मिलेंगे और उनकी भावनाएं इस प्रदेश के लिए या कहना चाहिए एक वर्ग के लिए क्या है उसको जानेंगे, जिससे हम एक अच्छा जन भावनाओं की अभिव्यक्ति वाला घोषणा पत्र बना सकें। तो उसी तारतम्य में आज धमतरी आया हूँ। और इसके साथ ही हमने एक सुझाव पेटी भी 3 तारीख को पूरे प्रदेश में हमने हमारे कार्यकर्ताओं को बुलवाया था, हर विधानसभा में रख रहे हैं। एक व्हाट्सएप नंबर भी हमने रिलीज किया, आईडी मेल भी हमने किया और 3 तारीख को लॉन्च हुआ और आज 11 तारीख है। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की इस सोच के साथ छत्तीसगढ़ की जनता खड़ी हुई है। अभी व्हाट्सएप में कम से कम 5000 सुझाव आए और आईडी मेल में भी लगभग इतने ही सुझाव आए हैं। और मेरा आज ये तीसरा दिन है। परसों मैं सरायपाली बसना में था, फिर कल मैं वृंदानवागढ़ में देवभोग तक गया था, आखिरी छोर तक। आज सवेरे कुरुद में भी गया, मंडी में भी गया, सब्जी बाज़ार में भी गया, व्यवसायियों से भी मिला, डॉक्टरों से भी मिला और आज धमतरी में भी लगभग 2 बजे से लेके अभी तक मैंने सबसे अलग अलग जाके बातचीत की। मेरे इसमें एक तो मुझे प्रसन्नता है कि मुझे शुरू में ऐसा लगता था कि लोग हिचकेंगे कि भाई कहीं पर मिलेंगे, जाएंगे या एक जगह इकट्ठा होंगे। कर्मचारी है, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशंस हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमको थोड़ी मेहनत लगेगी। लेकिन सब जगह का जो मेरा अनुभव सामने आया कि जैसे ही मालूम पड़ता है कि घोषणा पत्र के लिए आए हैं तो मेरे दूर नहीं जाना पड़ता, एक ही जगह सब आ जाते हैं। खबर भर होना चाहिए। तो ये इस बात को बताता है कि जनमानस का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पे पूरा है। तो इसमें बहुत से अच्छे सुझाव भी मिले। मैंने अभी आप लोगों से भी चर्चा की, अच्छे सुझाव सामने आए और अच्छे सुझाव भी मिले। लेकिन मुझे जो एक कहना चाहिए मेरे लिए नया अनुभव हुआ कि हमसे लोग जो वर्तमान परिस्थिति है या इस सरकार की जो नाकामी है वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि उसका निराकरण हम किसी न किसी माध्यम से घोषणा पत्र में करें। मैं 2-3 छोटे छोटे उदाहरण बताऊंगा। मैं आज जैसे मंडी गया था कुरुद की, तो बोले ये सरकार हमको बोनस देती है लेकिन दूसरे हाथ से खींचती है। पहला तो बोले मंडी टैक्स जो 2 रुपया था, 2% था, 5% किया। सीधा सीधा 125 रुपया क्विंटल किसानों को कम मिला, खासकर ये जो गर्मी का धान है। व्यापारी भी थे वहाँ, हमाल भी थे। तो अगर हम 25 क्विंटल का भी एवरेज 1 एकड़ में मान लें तो सीधा सीधा इस सरकार ने 3000 रुपया प्रति एकड़ किसानों की जेब से निकाल लिया। इसी प्रकार से अमानक खाद 1 एकड़ में 3 बोरा 90 किलो 10 रुपये के हिसाब से देखें तो 1000 रुपया प्रति एकड़ जेब से ये निकाल लिया। इसके साथ ही जो खाद है, दवाई है, सोसाइटी के बाहर भी लेना पड़ता है क्योंकि सोसाइटी में एक सीमित मात्रा प्रति एकड़ फिक्स है। उसकी कीमत सीधा 4 गुना, दवाइयों की कीमत सीधा 3 गुना किसान को भुगतान करना पड़ रहा है। और सबसे जो विषय आया बिजली बिल का, बिजली बिल 7 से 8 हज़ार रुपया ग्रामीण में जो पंखा चलाता है, एसी भी नहीं चलाता,
8 से 9 हज़ार रुपया। मैंने पूछा ऐसे कैसे संभव है? तो बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से उसने कहा कि हमारे सबके घर में हालर चलता है, इसलिए हमारा बिजली बिल आ रहा है। देवभोग का ही विषय है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार। आज कोई भी सीमांकन, नामांकन, बटांकन बिना पैसे के नहीं हो रहा है। तो उसका सफ़र किसान भी कर रहे हैं। और बोले भाई देखिए, जो संविदा का इनने वादा किया 50,000 लोग का, उसमें किसान के भी बेटे हैं, डॉक्टर के भी बेटे हैं, हम लोगों के परिवार के भी हैं। तो सारा वर्ग छला हुआ महसूस कर रहा है कि भाई सरकार ने वादा किया और नहीं किया, उसमें किसान के भी बेटे। युवक मिले, वो भी किसी न किसी के बच्चे ही हैं, किसान के भी बच्चे हैं, हम लोगों के भी बच्चे हैं। बोलते हैं कि जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी संदेहास्पद है। और इसका तो पूरी पुष्टि भी अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दी कि अभी तक की जो भर्ती प्रक्रिया है वो दोषपूर्ण है। अभी बिलासपुर में एक संवाद सम्मेलन हुआ था युवकों के साथ, जो रायपुर में भी हुआ, बिलासपुर में भी हुआ। उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि आगे से हम इंटरव्यू के नंबर कम रखेंगे, इसमें गड़बड़ी होती है। तो 4.5 साल तक आप क्या कर रहे थे? दूसरा, उन्होंने कहा कि उत्तर पुस्तिका ग्रुप वाइज 2 कमियों को हम जरूर दूर करा करेंगे। चुनाव के समय में याद आ रहा है आपको? 4.5 साल तक ये विषय थे, आपको याद नहीं आए? युवक बोलता है कि हमको बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमको रोजगार कैसे मिलेगा, सरकार उसकी नीति बना दे। सुझाव दिए उनने कई प्रकार के। और ये जो भर्ती की प्रक्रिया ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। आज ही धमतरी में एक विषय आया, एक फौजी ने बताया एएसआई की जो यहाँ भर्ती प्रक्रिया चल रही है कि 41 साल की उम्र वाला भी दौड़ जो है 3 मिनट में, और 20 साल का युवक भी 3 मिनट में। 102 याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित हैं। तो वास्तव में किसान इन सारी बातों को कह रहा है। स्व सहायता समूह की बहनें मिली, उनको बोलना कि बिहान योजना बनाई, 3 लाख रुपए तक का लोन मिला। हमने बोले व्यापार किया, लेकिन वो व्यापार का सामान कहाँ बिकेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो हमको कर्जदार बना दिया इस सरकार ने। मितानिन मिली, रसोईया संघ वाले मिले, 1500 रुपया मिलता, 1200 रुपया मिलता है रसोईया संघ की हमारी बहनों को। 6 महीना पेमेंट नहीं हो रहा है। निराश्रित पेंशन 350 रुपया मिलता है, 4 महीना पेमेंट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो भी अव्यवस्था है, ये मेरे लिए नया अनुभव आया। उसकी भी उम्मीद आम जनता ये कर रही है कि इसका निराकरण आप कैसे करोगे, इसको भी घोषणा पत्र में शामिल करिए, ये उनकी मांग है। तो अब हमारे ऊपर दोहरा दायित्व आ गया कि जो वर्तमान ये दोषपूर्ण चीज़ें जो चल रही हैं, कानून व्यवस्था से लेके एफआईआर तक नहीं लिखे जाना, उसका समाधान हम कैसे करेंगे, कानून को बदल के करेंगे, ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम क्या होगा, वो भी एक घोषणा पत्र का विषय मुझे ऐसा लगता है कि जो आम जनता की आवाज़ है वो भी हम शामिल करेंगे। और जो नए सुझाव हैं, नए परिवेश में ज़्यादा से ज़्यादा युवकों के रोजगार खड़े कैसे कर सकें, किसान कर्जदार न बने, बार बार एक कर्जा माफ की स्थिति ना आए, तो वो सारे भी जो नए विषय हैं उनका भी समावेश करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र का निर्माण करेगी और जन आकांक्षाओं और जन भावनाओं के आधार पर शहर की मतलब प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि हम ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे जिसको हम पूर्ण नहीं कर सकते। इस सरकार के ऊपर वो भी आरोप है कि शराबबंदी का वादा किया, संविदा को नियमितीकरण का वादा किया। तो हम जो भी करेंगे वो पूरा कर सकें। तो आज तो ये अभी तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, फिर इसमें हम बैठेंगे और एक अनुभव के आधार पे प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सत्यता पे आधारित घोषणा पत्र करेंगे। और इसीलिए मुझे आज धमतरी मेरा आगमन हुआ और मुझे प्रसन्नता है कि सारे वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखते हुए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, उसमें से एक आप भी हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और मेरा विषय यही है, अगर आपके अब कोई प्रश्न हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। 2 विषयों पे बहुत ज़्यादा जन विमर्श होता है।
चुनाव जब नजदीक आ चुका है तो वो है तो धान की कीमत जो आज की सरकार दे रही किसानों को, उसके पीछे गणित है, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं थी जो आप अभी बता रहे हैं। दूसरा चीज़ शराब और गंगा जल हाथ में लेके आपकी सरकार ने भी घोषणा की थी शराब बंदी। नहीं, हमारी सरकार आंशिक नहीं, आंशिक शराबबंदी हमने कोई घोषणा पत्र आंशिक कहा था, निकाल के देख लीजिए। कई बार यहाँ सीएम साहब आंशिक तो उनका नहीं, 15 साल आबकारी मंत्री वही था। दुकानों की संख्या हाँ। तो गिनाते थे कि इस साल इतनी कम। हाँ, वही बोल रहा हूँ, हमने कभी नहीं कहा 2000 में बंद किए, 3.5 में किए। तो उसमें इन दोनों चीजों में आपकी पार्टी नहीं। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि छत्तीसगढ़ की जो मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार है वो किसान है और धान है। अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये हम सब विचार विमर्श करेंगे। लेकिन ये विषय एक प्रदेश का विषय है, इसका किस रूप में समाधान करेंगे ये घोषणा पत्र के बाद ही कहा जा सकता है। दूसरा विषय है शराबबंदी का। शराबबंदी की गंगा जल की कसम इनने उठाई थी, इनको पूर्ण करना चाहिए। और कोई विषय हो गया? विधानसभा चुनाव 2023 हिंदुत्व टीवी की चुनाव यात्रा शहर से लेकर गांव तक। क्या है मतदाताओं का मन? इस बार किसे चुनेंगे जनता अपना विधायक? देखिए हिंदुत्व टीवी की चुनाव यात्रा, मतदाताओं का मन हिंदुत्व टीवी के संग। देखते रहें हिंदुत्व टीवी के डायरेक्टर पुष्पेंद्र साहू के साथ। विधानसभा का महासंग्राम